क्वेश्चन था हमारे पास सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। उस ट्रायंगल का हमें सर्कमसेंटर निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये तीन लाइंस आपको दी हुई हैं। कंडीशन मैंने बता दी। कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। ax² + 2hxy + bg² + 2gx + 2fy + c जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी abc प्लस जो भी आपके पास इसमें -af² -bg² -ch² प्लस में 2fgh दिया हुआ था, उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज नहीं। ट्रायंगल की दो साइड्स इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में मिक्स हैं। अब वो दो साइड्स उनकी इक्वेशन क्या क्या होगी? xy और 2x में से x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया y + 2। 2y + 4 में से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया y + 2 = 0। दोनों में से y + 2 फिर कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + 2 = 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है, जो कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये जिन दो लीनियर इक्वेशंस की कंबाइंड इक्वेशन है, वो दो लीनियर इक्वेशन y + 2 = 0, x + 2 = 0 एंड थर्ड इज x + y + 2 = 0। ये तीन आपके पास इक्वेशन दी है, तीन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। हमें उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर निकालना है जिसकी ये तीन साइड्स आपको दी गई है। एक हिंट था आपके पास, अगर सर्कमसेंटर निकलवा रहे हैं और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सर्कमसेंटर हो जाता है। तो एक्चुअल में हम चेक करेंगे ये जो तीन साइड्स हैं वो जिस ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तीनों इक्वेशन, वो कैसी ट्रायंगल है। y = -2, ये x = -2। y = -2, ये आपके पास ये वाली लाइन है, x = -2। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = सम कांस्टेंट। इस लाइन की इक्वेशन x = -2, इस लाइन की इक्वेशन है y = -2। ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल आएगी भाई, दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब तीसरी साइड क्या है वो और देखनी पड़ेगी। ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो क्या है, उस तीसरी साइड का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। तो मैंने बताया है, अगर आपसे ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं और सर्कमसेंटर या ऑर्थो सेंटर निकलवाए तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कहीं वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। ट्रायंगल की एक साइड ये है, एक साइड इसके अलोंग है और तीसरी साइड की इक्वेशन ये है। क्या ये तीसरी साइड -2 0 और 0 -2 से पास नहीं हो रही? x की जगह -2 पुट करूंगा, y की जगह 0, 0 = 0। y की जगह x की जगह 0, y की जगह -2 पुट करूंगा, 0। -2 0 ये पॉइंट है, 0 -2 ये पॉइंट है। इसका मतलब तीसरी जो साइड है वो यहां से पास होगी, ये तीसरी साइड है। तो ट्रायंगल कौन सी बनी अब? ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यह एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सर्कमसेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 -2, मिड पॉइंट क्या आएगा, -1 और -1। यानी कि जो सर्कमसेंटर हमारे पास होगा वो क्या आ जाएगा, -1 और -1। ये वो वर्टेक्स है जहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर इसका ऑर्थो सेंटर पूछे, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 और -2। सर्कमसेंटर क्या होगा, -1 और -1। पढ़ाते समय कोई भी बात ऐसे माइंड में ना रखें कि ये पता नहीं कैसे क्या हो गया।
अब ऑनलाइन है तभी वो बात समझ में नहीं आएगी, तो बाद में कैसे समझोगे उसको। तो जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, विशेष रूप से सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकलवाए, तो सबसे पहले चेक करें कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स तो नहीं है। जो 3 साइड्स दी हुई हैं, क्या इनसे बनने वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन, 2 साइड ये हो गई, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और कोई नहीं। इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू -2, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू -2, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये थर्ड लाइन है। तो हमारे पास जो सरकम सेंटर है वो क्या आ जाएगा, -1 -1। उसके बाद पॉइंट्स कोलिनियर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लगभग यही कॉन्सेप्ट है। फॉर द ट्राइंगल होज साइड्स आर अलोंग द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। रेजोनेंस वाले असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम तो आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए। अब कौन कौन बच्चा साथ चलना चाह रहा है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कह रहा है फॉर द ट्राइंगल होल साइड्स आर अलोंग द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। द इंसेंट्रिज, इन सेंटर पूछा है, ठीक है। इन सेंटर क्या होगा, वो ट्रायंगल जिसकी साइड्स की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x/6 प्लस y/8। जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। जो मैंने स्ट्रेट लाइन के वीडियो भेजे थे आपके पास, जो फर्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, वहाँ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट थे सर्कल से रिलेटेड, जर्नल इक्वेशन वगैरह और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। अगर वो वीडियो सेफ हो तो उनको देखना। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है a, एक ऐसी लाइन है जो y के पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन y के पैरेलल। y इक्वल टू b, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में है x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सीधी सी बात है। लाइन की इक्वेशन में x और y दोनों एक साथ प्रेजेंट ना हो। अकेला x प्रेजेंट है तो लाइन y के पैरेलल, अकेला y प्रेजेंट है तो लाइन x के पैरेलल। y के पैरेलल है y के लेफ्ट में या y के राइट में, वो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो y के राइट में मिलेगी, और नेगेटिव है तो y के लेफ्ट में। मैं बात इसकी कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका y कोऑर्डिनेट 0 है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ट्राइंगल की 2 साइड्स तो इन दोनों लाइनों के अलोंग है, नहीं पता कहाँ पर, लेकिन एक वर्टेक्स ओरिजिन जरूर होगा। यानी कि ये बात निश्चित हो गई कि हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म।
ये तीसरी लाइन इन दोनों लाइनों को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। y को 0 पुट कर लिया, x आया 6 यहाँ से, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 6 0 पर, एक वर्टेक्स 6 0 हो गया। ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, x को 0 पुट कर लिया, y 8 आ गया, x 0 y 8। ये वाली लाइन बाकी की जो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की उनको कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी 6 0 पर, ये पॉइंट है 6 0, और इसको इंटरसेक्ट करेगी 0 8 पर। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल है आपके पास जिसका इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर, ना आइसोस्केल ट्रायंगल ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 अपॉन में a + b + c। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, तीनों साइड्स की लेंथ। अब वर्टेक्स का ध्यान रखना, अगर आप इसको चलो ए बी सी कह देता हूँ साइड से, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा, ए बी सी। स्मॉल ए वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। ये साइड 6 है, ये 8 है, तो ये आपके पास आ जाएगी 10 पाइथागोरस थ्योरम से। 36 + 64, ये 8, ये 6, 100 का स्क्वायर रूट 10, 6 10 और 8। स्मॉल ए यहाँ पर है 10, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड 8, स्मॉल बी = 8, और स्मॉल सी हमारे पास आ गया 6, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। x1 y1 0 0, x2 y2, x2 कितना है 6, y2 कितना है 0, और x3 y3, x3 y3। इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालें इसमें, इन सेंटर फॉर्मूला में निकल बता दिया था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपॉन में a + b + c। इससे अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फॉर द ट्रायंगल होज साइड्स आर अलोंग द लाइंस y = 15। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी क्लास खत्म होते ही ये असाइनमेंट आपके पास भेज दूंगा, क्लास खत्म होते ही ये असाइनमेंट आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे और मेरे पास डाउट भेजोगे। बेटा जब तक भूख नहीं होगी कि हाँ मेरे पास मटेरियल आ गया, ये सारा सब कुछ मेरे को आना चाहिए, तब तक अपने टारगेट के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। केवल NTSC क्वालिफाई करना टारगेट नहीं होना चाहिए, NTSC के परे भी दुनिया है। ऐसी बात नहीं है कि NTSC अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो हम जीवन में कामयाब हो गए। एसएस रीजनिंग के लेवल पे जिन बच्चों का NTSC क्वालिफाई हुआ है वो बच्चे 11th कोचिंग में मान लो उनका एडमिशन हो गया और 11th में जाने के बाद वो ऊपर से नीचे भी आए हैं, क्योंकि जो उन्होंने एग्ज़ाम तो क्रैक किया लेकिन किन सब्जेक्ट्स के सारे किया। कई फैक्टर्स उसके हो सकते हैं, तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि NTSC ही सब कुछ नहीं है कि भाई यहाँ हो गया तो बस जीवन में कामयाब हो गए। हाँ, एक सफलता की एक सीढ़ी है, वो आपने क्रॉस कर ली, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चलेंगे और अल्टीमेटली अपनी मंजिल के ऊपर पहुँच जाएंगे। 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने छोड़ दिया। अब मैं आ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। m की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 4y = 9 एंड y = mx + 1। m की इंटीजर वैल्यूज निकालनी है। कौन सी इंटीजर वैल्यूज निकालनी है? जिसके लिए इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट भी एक इंटीजर ही हो। दोनों लाइनों के
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी एक इंटीजर ही हो, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें, m की इंटीजर वैल्यू कितनी होंगी, जिसके लिए इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट भी एक इंटीजर ही आए। इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। 3x प्लस में 4 इंटू वाई की जगह mx प्लस 1 रख लिया। सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। 3x प्लस का 4mx प्लस 4 इक्वल टू 9, प्लस का 4 अगली तरफ जाके माइनस हो गया, 9 माइनस 4, x कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस 4m इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 3 प्लस 4m। m भी इंटीजर होना चाहिए और जो x है वो भी इंटीजर होना चाहिए। m की वैल्यू भी इंटीजर आए, m की इंटीजर वैल्यू निकालनी है और x भी इंटीजर हो। अब ये इंटीजर कब आ सकता है, क्योंकि 5 आपके पास है, 5 आपके पास है प्राइम, तो 5 अपॉन 3 प्लस 4m की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1, दो पॉसिबिलिटी है। 3 प्लस 4m की वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस 1 या माइनस 1 को छोड़ दूंगा अगर मैं, तो आने वाला जो x होगा वो इंटीजर नहीं होगा। इस x की वैल्यू इंटीजर केवल और केवल तब पॉसिबल है जब 3 प्लस 4m की वैल्यू या तो 1 या माइनस 1, क्योंकि 5 अपॉन 1 वो भी इंटीजर है, 5 अपॉन माइनस 1 वो भी इंटीजर है, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे, जितनी m की इंटीजर वैल्यू जाएंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 प्लस 4m को मैंने 1 पुट किया और 3 प्लस 4m को मैंने माइनस 1 पुट किया। यहाँ से 4m आया माइनस 2, m की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई जो कि इंटीजर नहीं है, और यहाँ से 4m की वैल्यू आ गई माइनस 4, m आ गया माइनस 1। अगर यहाँ पर 5 की बजाय सपोज होता 10, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन निकाल लिया बस इससे आगे पीछे आ गया तो नहीं निकलेगा, कभी भी क्वेश्चंस को क्रैम ना करें, कॉन्सेप्ट समझें। सपोज x ये आ गया, अब m की कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं वो आपके पास आएगा 10 अपॉन दिस। ये इंटीजर कब कब आ सकता है, जब 3 प्लस 4m की वैल्यू या तो प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस 2 हो, प्लस माइनस 5 हो, या प्लस माइनस 10 हो। मतलब इस 10 के फैक्टर बढ़ाने हैं। 10 अपॉन दिस इंटीजर कब आएगा, या तो डिनोमिनेटर 1 या माइनस 1, डिनोमिनेटर 2 या माइनस 2, 5 या माइनस 5, 10 या माइनस 10। बारी बारी से इनको अलग अलग के इक्वल पुट करो और m की वैल्यूज आएंगी। जितनी m की वैल्यूज इंटीजर आ रही हैं उतने ही हमारे m हो जाएंगे, उतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि m की इतनी पॉसिबल वैल्यूज इंटीजर होंगी, तो उस केस में सारा हमें क्या मिलेगा, इंटीजर। m भी इंटीजर और x भी इंटीजर। तो कॉन्सेप्ट यहाँ इस डिनोमिनेटर की वैल्यू इस नंबरेटर के फैक्टर होनी चाहिए। अगर 12 होता तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डिनोमिनेटर और प्लस माइनस 12, ये डिनोमिनेटर की पॉसिबल वैल्यू। रेडियस ऑफ द सर्कल inscribed in the triangle formed by the lines। बेटा जो कॉन्सेप्ट बता दिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले रेजोनेंस वाले निकालें सबसे पहले, और उसके बाद इस एलएन पे आ जाएंगे। रेजोनेंस उसके बाद एलएन। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस।
रेडियस ऑफ सर्कल inscribed in the triangle formed by the lines लाइंस की इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। बेटा ये देखना आपको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो सकता है। ट्रायंगल की दो साइड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस के लॉन्ग है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारे पास होगी, बेटा कोई बात नहीं, जितने भी यहाँ जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, अब वही तो दिखा रहा है जुनून को, जुनून वही दिखा रहा है कि किस बच्चे में कितना जुनून है। कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट बगैर कुछ मेहनत के थोड़ी आएगा। अरे बगैर मेहनत के रिजल्ट नहीं आएगा। अब मेहनत की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, मान लो कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि चीज़ें हमारे काम की नहीं है, क्या कर सकते हैं बताओ। हम अपना काम ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, अब वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं नहीं कर रहे। बेटा ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे तो शॉर्टकट तो है ही नहीं कोई सफलता का। मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलती चलें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स उनके ऊपर काम करना है, तब जाके सोच सकते हो कि रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। जो बच्चे क्लास में नहीं हो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में है कि किसी तरीके से बस NTSC क्वालिफाई हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी शो कर रहा है। ट्रायंगल हमारे पास आपसे पूछा है रेडियस इनस्क्राइब्ड सर्कल का, अगर सर्कमस्क्राइब्ड का पूछता, सर्कमस्क्राइब्ड का, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ का हाफ हो जाता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा, और हाइपोटेन्यूज उसका डायमीटर होगा। लेकिन ये तो इनस्क्राइब्ड सर्कल की बात कर रहा है, उसका रेडियस आर एरिया अपॉन एस, ये फॉर्मूला यूज होगा। पहले तो ट्रायंगल देखते हैं क्या है, वही इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इसको। 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 से डिवाइड कर लिया, x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1, x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1, वही केस आ गया कि ट्रायंगल कहाँ से पास हो रही है, 6 0 और 0 8। x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 6 0 पॉइंट के ऊपर, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 0 8 पॉइंट के ऊपर। ट्रायंगल बना दिया हमने, 6 0 पॉइंट आ गया, 0 8 आ गया। अब इसके अंदर जो ट्रायंगल बनी हुई है उसका रेडियस निकालना है। ये 6, ये 8 और ये हमारे पास 10 है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा S। 6 प्लस 8 14 10 24 12। उसके बाद एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 24 आ गया। इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका रेडियस एरिया अपॉन एस, एरिया कितना है 24/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेडियस कितना होगा 2। मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे तो पार पड़ेंगे। अगर तीनों साइड दी हुई हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल नहीं होती तो हीरो फॉर्मूला यूज कर लेता, एरिया निकालना था, सेमी पेरीमीटर आपके पास आ ही जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, और उसके बाद इनस्क्राइब्ड जो ट्रायंगल है सर्कल है उसका रेडियस एरिया अपॉन। एक और क्वेश्चन इसमें देखें, स्ट्रेट लाइन दी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9,
स्ट्रेट लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 divides the segment अलग टाइप का क्वेश्चन है. ज्वाइनिंग द पॉइंट्स joining the points 1 3 and 2 7 in the ratio क्वेश्चन क्या है. पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें निकालना क्या है. स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. ये दो पॉइंट दिए हुए हैं सपोज, पॉइंट ए 1 3, पॉइंट बी 2 7. ये वाली जो लाइन है ना वो इस सेगमेंट को डिवाइड कर रही है. डिवाइड करने का मतलब है इसके दो हिस्से कर रही है. अब डिवाइड करने के लिए इस लाइन का इस सेगमेंट को कट करना जरूरी है. मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये जो लाइन थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, लेट द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 डिवाइड्स द सेगमेंट AB at point C in the ratio lambda is to 1. मैंने कल बताया था अगर रेशियो निकलवाए तो आप लैम्डा इज टू 1 के इज टू 1 लेके चलोगे. ये वाली जो लाइन है वो लाइन इस सेगमेंट को C पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर रही है और किस रेशियो में, लैम्डा इज टू 1 में. सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से मुझे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. अल्टीमेटली निकालना लैम्डा है. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट सी विल बी लैम्डा को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 लैम्डा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अपॉन में लैम्डा प्लस 1. लैम्डा को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से अपॉन में लैम्डा प्लस 1. ये पॉइंट सी आ गया. ये पॉइंट सी आ गया. आप कहोगे सर आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्यों यूज किया. हो सकता है ये लाइन ए और बी के बीच में इसको इंटरसेक्ट ना करे, यहाँ कहीं आगे इंटरसेक्ट कर जाए. कोई ज़रूरी नहीं है ए और बी के बीच में इंटरसेक्ट करेगी. ए बी प्रोड्यूस्ड या बी ए प्रोड्यूस्ड के ऊपर भी कर सकती है. वो लैम्डा का साइन बताएगा. अगर लैम्डा पॉजिटिव आता है यहाँ से पॉजिटिव, तो डिवीज़न इंटरनल होगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं इस सेगमेंट ए बी को कट करेगी. और लैम्डा अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस सेगमेंट ए बी को या तो ए बी प्रोड्यूस्ड बी के कहीं बाद राइट साइड में कट करेगी या ए के लेफ्ट में कहीं कट करेगी. लेकिन पहली बात है लैम्डा निकालूं कैसे. ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है. पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है. इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. रख दो लाइन की इक्वेशन में 3 इंटू एक्स 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस में वाई 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9. भाई पॉइंट सी इस सेगमेंट ए बी के ऊपर प्रेजेंट था, इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकाले. ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट. लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट रख दी. सिंप्लीफाई करना है बस. 3 से मल्टीप्लाई किया 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस का 7 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ के साथ 9 इंटू लैम्डा प्लस 1. 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और पूरी इक्वेशन को लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा 13 लैम्डा. 3 प्लस 3 6 परली तरफ जाके 9 लैम्डा प्लस 9 और माइनस का 6.
9 इधर आ जाएगा, 4 लैम्डा इक्वल टू बच गया 3, लैम्डा की वैल्यू आई 3/4। रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 3/4:1, 3/4:1, यानी कि जो रेशियो हमारे पास है वो 3:4। आपको अच्छी तरह पता है रेशियो के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसको सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेशियो आपके पास 3:4 हो जाएगा, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई, रेशियो विल बी 3:4। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें क्वेश्चन। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन 3x + y = 9 है, ये a और b के बीच में इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेगमेंट का मतलब एक भी लिमिटेड नहीं है, लाइन का मतलब ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लाइन है ऊपर नीचे। और अगर दोनों साइड से लैम्डा वाली टर्म कैंसिल हो जाती तो, दोनों साइड से अगर लैम्डा वाली टर्म कैंसिल हो जाती, लैम्डा कहीं भी नहीं बचता, तो क्या होता? उस केस में ये वाली जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो इस सेगमेंट के पैरेलल रहेगी। कौन सी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती? जो दो एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास है बेटा। इसका मैं असाइनमेंट आप लोगों के पास भेजूंगा ही। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस निकालोगे, मैं अपनी तरफ से सॉल्व करूँ इसकी बजाय आप मेरे पास इसके डाउट भेजना, वो डाउट हम डिस्कस करेंगे। कुछ समय बाकी है, ये 4-5 इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे जो कल आप लोगों ने भेजे थे, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें एक तो असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बेटा अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो 10-15 मिनट के लिए फिर से एक बार कनेक्ट हो जाएं। 4-5 मिनट का टाइम तो है हमारे पास, उसके बाद ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर ये 4-5 ही डाउट हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो अब तक भेजे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो जीपी में है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो जीपी में है। 3 साइड होती हैं तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं। लेट द 3 sides of triangle B A, AR and AR square। जीपी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है आपको कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं जीपी A, AR, AR square, AR cube एंड सो ऑन, ये जर्नल जीपी होती है। तो 3 साइड्स A, AR और AR square आ गई। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल्स। जो एक्यूट एंगल है ना, एक तो 90 डिग्री एंगल है, बाकी 2 एंगल एक्यूट होंगे, उन दोनों का कोसाइन निकालना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जो ओलंपियाड का एग्जाम उसके लिए, केवीपीवाई का एग्जाम उसके लिए और एनटीएससी के एग्जाम के लिए, दोनों तीनों जगह काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन है केवीपीवाई, ओलंपियाड, PRMO प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और दूसरा एनटीएससी है। ये फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, दोनों में। लेकिन काम उसके आएंगे जो बच्चा मेहनत करेगा। 2 पॉसिबिलिटी हैं। आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो लार्जेस्ट साइड होगी AR स्क्वायर, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, 1 से छोटे का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ है वो तीनों पॉजिटिव है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ R 1 से बड़ा है। हाइपोटेन्यूज हो गया AR स्क्वायर, एक साइड बाकी दोनों में से A और एक AR। R की वैल्यू निकालो। R की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AR स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर। AR स्क्वायर का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर R की पावर 4, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर। दोनों साइड से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, नॉन जीरो है, इसलिए R की पावर 4 माइनस R स्क्वायर
और ये 1 बचेगा, -1 = 0। आर स्क्वायर को मैंने टी पुट कर लिया, एक्स पुट कर लिया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज कर रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सोल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी -b 1 प्लस माइनस √b² 1 + 4 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस √5/2 आ गया। टी का मतलब है आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर नेगेटिव आने से ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और तीनों साइड्स में से कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए आर स्क्वायर की परमिटेड वैल्यू यहाँ पर होगी 1 + √5/2, या हम कहते हैं √5 + 1/2। दूसरी जो वैल्यू है 1 - √5/2, आर स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आ सकता, आर स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आ सकता। आर स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ से आप ये एंगल 90 है, इसको मैंने थीटा ले लिया, सपोज कि 90 - थीटा ले लिया। चलो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, थीटा और 90 - थीटा लेने से एक ही वेरिएबल रह जाता है। इनका कोसाइन निकालना है, इसको ए कह दो या थीटा और ये फाई कह दो। कोस थीटा कितना होगा? कोस थीटा है b/h a/ar², और कोस फाई, जब कोस फाई निकालना है तो ये साइड यहाँ पर b का काम करेगी, ये h है, ये p का काम करेगी, AR/AR²।